हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। आज हम लोग देखेंगे कैट 23 स्लॉट 3 क्यूए सेक्शन। जैसा कि आप लोग कैट 23 का स्लॉट 1 और स्लॉट 2 देख चुके हैं, स्लॉट 3 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा डिले ना करते हुए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एज ने लॉन्च करा है क्रैश कोर्स 100 डेज का कैट 24 के लिए, और जिसपे 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जिसके बाद आपकी जो फी है वो ऑफलाइन के लिए 12,500 और ऑनलाइन के लिए 7,999 हो जाएगी। जिसकी कुछ बेसिक फीचर्स हैं कि क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में होंगी। हर क्लास का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, 4 घंटे की डेली क्लासेस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, टेस्ट आपको मिलेगा, फैकल्टी एक्सपीरियंस के साथ मिलेगी, और वेट जीडीपीआई की प्रिपरेशन मिलेगी। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहें या इसकी कोई जानकारी और प्राप्त करना चाहें, लेना चाहें, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस T72 सेक्टर पी अलीगंज लखनऊ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो एक्स एक पॉजिटिव नंबर दिया है, पॉजिटिव रियल नंबर, और आपको पता है कि एक्स पावर 8 और 1 प्लस एक्स पावर 8 की वैल्यू 47 है। तो आप बताइए एक्स पावर 9 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स पावर 9 की वैल्यू क्या हो। ओके, तो अगर मुझे यहाँ मूव करना है तो जाहिर सी बात है कि पहले मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स तक जाना पड़ेगा और उसका 2 बार क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके मैं x पावर 9 पे पहुंच पाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर डिक्रीज करने के लिए जाते हैं। अब 8 से पावर डिक्रीज करते करते आप कैसे जाएंगे, 4 देन 2 देन 1, इस तरह से, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर इस सिस्टम को इस तरह से लिखता हूँ, +2 एंड सामने भी +2 करता हूँ। यहाँ +2 का मतलब ये है कि +2 इंटू 8 पावर एक्स इंटू 1/8 पावर एक्स, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। सो यहाँ से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक, सेम स्टेप आप फिर से फॉलो करिए। आप दोनों तरफ फिर से 2 ऐड करिए, तो अब ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली अगर मैं फिर से इसमें 2 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो अब ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 2 ऐड करा था। तो फाइनली x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी √5। नाउ अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ, लाइक अगर मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ इसमें, चलो मैं क्यूब करता हूँ इसका, x³ 1/x³ प्लस 3ab, लाइक इसी तरह से अपन लिखेंगे और क्यूब कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5√5। सो यहाँ से x कैंसिल, ये वाली वैल्यू √5 होगी, तो 3√5 सामने गया तो 2√5, 2√5 ये आ गया x³ प्लस 1/x³। अगर आप ध्यान से देखें तो क्यूब करने से क्या हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/x आया था। तो अगर मैं यहाँ फिर से क्यूब करता हूँ तो 3 टाइम्स ऑफ x³ प्लस 1/x³ सामने जाएगा, राइट। सो अगर मैं क्यूब करता हूँ डायरेक्टली तो ये आ जाएगा आपका x पावर 9 प्लस 1/x पावर 9 प्लस 3, वही स्टेप सेम मैं सामने पहुंचा दे रहा हूँ डायरेक्टली। ये क्यूब करके हो जाएगा आपका 2 का क्यूब 8, और √5 का क्यूब होगा 5√5। ठीक है, सो ये हो गया 40√5। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, 2 का क्यूब 8 और √5 का क्यूब 5√5, ओके 40√5। और यहाँ 3 टाइम्स ऑफ 2√5 आएगा तो 6√5 सामने जाएगा, तो 34√5 ये इसका आंसर हो जाएगा, 35√5। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let n and m be two positive integers such that
there are exactly 41 integers greater than 8 power m and less than 8 power n, okay, which can be expressed in power of 2. ओके, उनको पावर ऑफ 2 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पावर 3n, और इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 3n, 3m और 3n, ठीक है। तो इसके बीच में आपको 41 इंटीजर मिलेंगे, मतलब इनको और इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच में मिलेंगे, राइट। ओके, आपसे पूछा गया है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n क्या होगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 41 इंटीजर्स जो होंगे, क्या वो इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो बाकी के जो होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इससे बड़े होंगे, लाइक कुछ इस तरह से होगा कि अगला ये हो गया, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट होगा एक तरीके से, फिर नेक्स्ट आएगा ये, राइट, और चलते रहिए लास्ट में यहाँ पे इससे जस्ट एक पहले, तो 2 पावर 3n-1, राइट। तो ये आपके 41 टर्म्स हैं एक तरीके से। तो अगर मैं इसमें ये बोलूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, एंड ये लास्ट टर्म है या 41st टर्म, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स वाला अगर आप फॉर्मूला लगाएं, अब बोलेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, एक एक का होगा, +1, राइट, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स 41। तो +1 - 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा 3n-m इज इक्वल्स टू 3 कॉमन है, और ये सामने गया तो 42। तो n माइनस m की वैल्यू आ जाएगी 14, राइट, ये आ जाएगी 14। ये मिल गया आपको एक कंडीशन। अब आप चाह रहे हैं कि आप m प्लस n की वैल्यू को मिनिमाइज कर लें, ठीक है। तो m और n की सबसे छोटी वैल्यूज हमें लिखनी है, देखो। और एक चीज और ध्यान रखना, m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाने का ट्राई करूं, तो पहला सोल्यूशन में क्या बना सकता हूँ, 15 और 1, 15 में से 1 माइनस करो तो 14 आएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कोई सोल्यूशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, अगला सोल्यूशन मैं लिख सकता हूँ 16 और 2, राइट। पर आप देखें, जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा सोल्यूशन में, तो m प्लस n की जो वैल्यू है, यहाँ 16 होगी फर्स्ट केस में, अगले केस में 18 हो जाएगी, उसके अगले केस में 20 हो जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू आपसे पूछी थी, तो आंसर इज 16, ये इसका आंसर है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सम रियल नंबर्स a and b, the system of equations, इक्वेशन 1 है x plus y is equals to 4, और इक्वेशन 2 है a+5 x plus b² - 15 y is equals to 8b has indefinitely many solutions for x and y। तो ये देखो डायरेक्ट थ्योरी है। अगर इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो इनको कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट 1 नीचे है a+5, अगले वाले में 1/b² - 15 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ये कांस्टेंट टर्म 4/8b। सो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2b, ओके। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सो एक बार इसके इक्वल कर दीजिए, एक बार इधर इक्वल कर दीजिए। पहले मैं ये सॉल्व कर ले रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका b² - 15 इज इक्वल्स टू 2b, और b² - 2b - 15 इज इक्वल्स टू 0। और इसको अपन लिख सकते हैं -5, 3, तो -2 आएगा, और प्रोडक्ट में -15 आएगा, तो b की वैल्यूज हो जाएंगी 5 और -3, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था सम रियल नंबर, तो a और b कुछ भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। अब आते हैं, b की वैल्यू 5 और -3 दोनों हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पे। यहाँ लिखा था कि 1/a+5 इज इक्वल टू 1/2b, इसका मतलब a+5 शुड बी इक्वल टू 2b। अब अगर मैं एक बार a इज इक्वल टू लिखूं, तो b 2b - 5 लिखूंगा। अच्छा, एक बार अगर मैं b की वैल्यू 5 लेता हूँ, ठीक है, एक बार b की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ, तो उस केस में a आ जाएगा
5 इंटू टू 10, 10 माइनस 5 5, और अगर मैं यहाँ पे -3 लेता हूँ तो ए का वैल्यू आ जाएगा -6 -5 -11। तो ये दो केसेस में जा रहा है, देयर आर टू केसेस, केस वन केस टू। नाउ देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले केस में प्रोडक्ट 25 आ रहा है और दूसरे केस में प्रोडक्ट 33 आ रहा है। 33 इज मैक्सिमम, ये इसका आंसर। लॉग का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, देखिए। फॉर अ रियल नंबर एक्स, इफ हाफ, अच्छा इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपको अलग से बताऊं, लॉग ए बेस एक्स अपॉन लॉग बी बेस एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ए बेस में बी। इस प्रॉपर्टी को आप इन दोनों लॉग के सिस्टम पे यूज कर लीजिए, दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज लॉग 2 पावर एक्स माइनस 9 बेस 4, एंड इसको लिख सकता हूँ लॉग 2 पावर एक्स प्लस 17/2 बेस 4। ठीक है। अब आप देखिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हाफ को क्या लिख सकते हैं बेस 4 में, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हाफ को देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ लॉग 4 में आ जाए, लॉग बेस 4 में आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो, अगर मैं यहाँ बेस 4 बनाता हूँ और इसकी वैल्यू हाफ आनी चाहिए, ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे सोचो इसको, राइट। तो ये 2 हो जाएगा। अदरवाइज आप क्रॉस चेक करना चाहें तो साइड में क्रॉस चेक कर लें प्रॉपर्टीज लगा के, दिस इज 2 स्क्वायर और बेस 2। तो ये जो बेस में स्क्वायर है ये बाहर जाएगा 1/2 बन के, और log 2 बेस 2 बचेगा, तो ये बन आ जाएगा, तो हाफ। ठीक है, ओके। सो लिखा है कि ये तीनों टर्म किसमें है, एपी में है। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि log a, log b, log c, अगर ये एपी में है, ठीक है, तो देखो एपी क्या कहता है कि साइड वाले टर्म्स का सम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, वो करने के बाद आप देख लीजिएगा, आपको ये रिलेशन मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसका क्या मतलब है कि अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है तो ए बी सी जीपी में होंगे। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ। तो बी स्क्वायर मतलब 2 पावर एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ए मतलब 2 एंड सी इज 2 पावर एक्स प्लस 17/2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 पावर 2x प्लस 81 माइनस 2 टाइम्स करेंगे तो 18 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 2 पावर x प्लस 1 प्लस 17। चलिए ये आ गया, बढ़िया। Okay, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर देखना, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2x, 81 तो सामने पहुंचा दो। अच्छा ये जो लिखा है ना 18, 18 को अगर मैं एक काम करूँ, देखना, 18 को 9 इंटू 2 पावर 1 प्लस एक्स लिखूँ तो चलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये सामने ले आओ। ठीक है, 81 और 17 माइनस कर दो तो प्लस का आएगा क्या, अगर मैंने 20 माइनस किया होता तो आता 61, 3 ज्यादा है। सो कुल मिला के अगर आप गौर से देखेंगे तो ये काइंड ऑफ, ठीक है, ये आ गया। राइट, अगर मैं प्रॉपर क्वाड्रेटिक में इसको लिखूं तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक, ऐसे कर दो। चलो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, कैसे, अगर आप कहें कि लेट 2 पावर x इज सपोज a, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64। ठीक है, चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, 16 इंटू 4 64 माइनस 16 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 2 पावर x का वैल्यू 16 और 4। 16 का मतलब है 2 पावर 4 और 4 का मतलब है 2 पावर 2। तो यहाँ से x हो सकता है 2
और 4, 2 और 4। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं, क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया। ओके, अभी तो आपने सिर्फ एक्स निकाला, कॉमन डिफरेंस देखा। अगर ये टर्म्स एपी में है, वेट अ मिनट। ओके, अगर ये टर्म्स एपी में है तो इनका डिफरेंस जो होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको अगर मैं माइनस करूं, ठीक है, और अगर ये इंक्रीजिंग में है तो यहाँ से आएगा दिस माइनस दिस, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, लॉग ऑफ, या पहले दो टर्म्स का ले लीजिए, एक ही बात है, लॉग ऑफ 2 पावर x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, और बेस तो 4 ही रहेगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया, पहले दो टर्म्स का ले लिया, एक ही बात। अब यहाँ से x की वैल्यू रखो एक बार, तो कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर मैं लेता हूँ x इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 16 में से 9 गया डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर मैंने लिया होता x की जगह 2, तो लॉग ऑफ 2 पावर 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 बेस 4। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि लॉग के अंदर ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, तो लॉग ऑफ 7/2। ठीक है, बेस 4, ये इसका आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट n बी एनी नेचुरल नंबर सच दैट, ये अच्छा सवाल है, 5 पावर n - 1 इज लेस देन 3 पावर n+1। ठीक है, n कोई नेचुरल नंबर है और ये कंडीशन फॉलो हो रही है। आपसे कहा गया है देन द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m सच दैट दैट सेटिस्फाई 3 पावर n+1 इज लेस देन 2 पावर n+n, लीस्ट वैल्यू लेती है m की। ठीक है, सो आपसे कहा गया है कि m की लीस्ट वैल्यू बताइए। ओके, चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ। n एक नेचुरल नंबर है, तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली होती, अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली होती, तो ये क्या बनता? ये बनता आपका 5 पावर 0, 3 पावर 2, और यहाँ आता है 2 पावर n+1, राइट? या 1 इज ग्रेटर देन 9, ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन 1+m। एक ही कंडीशन आया। दूसरा, अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो यहाँ से आता है आपका पावर 2 - 1, मतलब ये 5 होता, 5 इज लेस देन, यहाँ पे आता 3, 3 मतलब 27, 27, और ये हो जाता है 2 पावर 2+m। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं m की वैल्यू 3 लेता, तो ये आपका आता 5 पावर 3 - 1, 25। बस हमें ये देखना है कि कितनी वैल्यूज पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर लास्ट वाला कंडीशन देख लेते हैं। ओके, m के लिए वो मैं एक साथ देखूंगा। सो यहाँ रखा तो 3 पावर, हाँ 3 - 1 2, तो 5 पावर 2, इधर आएगा 3+1 4, 4 का मतलब 3 पावर 4 मतलब 81, 81 इधर आएगा 2 पावर 2 3, 3+n। नेक्स्ट रखते हैं, अगर मैं इनकी जगह 4 रखता, तो यहाँ पे आता क्यूब 125, ये हो जाता, ये पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, आप सॉल्व करें तो 243, ये हो जाता 4+m, और अगर मैं m की जगह 5 लिखता, तो अब ये 625 बनता। नाउ यहाँ पे देखना, दिस इज नॉट ग्रेटर, यहाँ जो आता एक मिनट, इज इट ग्रेटर? यस इट इज, इट इज, तो ये आता 729, और इधर आता 2 पावर 5+n। अगले केस में आप जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगी कोई भी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अब ये तुम्हारा 3000 से ऊपर निकल जाएगा, ये 2100 2200 के आसपास रहेगा। तो ये 5 वैल्यूज, 5 कंडीशन, एन की 5 वैल्यूज पे ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि कोई एम की सबसे छोटी ऐसी वैल्यू रखी जाए जो सारी कंडीशंस के लिए सेटिस्फाई हो, मतलब
अब आप सोच के देखिए, क्या मैं पहली कंडीशन से m की वैल्यूज लेना शुरू करूं क्या, या अगर मैं आखिरी कंडीशन में m की ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करा लूं जो n इक्वल टू 5 पे सेटिस्फाई कर रही है, वो ऑब्वियसली ऊपर भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं m की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ रखूं जो 729 से बड़ा हो, ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, आप 2 पावर 5 पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपने n की वैल्यू 1 ली, ओके, n की वैल्यू अगर आपने 1 ली, तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट इंटीजर बोल रहा है, ओके। तो 2 पावर 5 क्या होता है, पहले ये सोचते हैं। 2 पावर 5 आपका होता है 32, ठीक है। 729 से ऊपर कितना जाएंगे, जाए 2 पावर्स में, कि 729 से ऊपर निकल जाए, पहले तो ये सोचो। अब देखो, 2 पावर 10 होता है 1024, 2 पावर 9 होता है 512, मतलब 10 तक तो जाना है। तो m की पहली वैल्यू हो सकती है 5, ठीक है। अगली वैल्यू जो हो सकती है वो 6 हो सकती है, अगली 7 हो सकती है, अगली तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो है 5। अब ये तो मैंने इस कंडीशन में सेटिस्फाई कराया, क्या ये हर एक कंडीशन को, ये लीस्ट वैल्यू, क्या ये n 3 पावर n+1 इज लेस देन 2 पावर n+b n को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें चेक करना है। अगर ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है तो आप चेक करिए, यहाँ रख के, इधर तो डेफिनेटली करेगा, इधर भी चेक करिए, यहाँ भी करेगा, हर जगह पे आपको सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा। इट मीन्स सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है m की, वो 5 हो सकती है, ठीक है। तो लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m इज 5। ये अच्छा सवाल था, कंडीशंस रख के आपको चेक करना पड़ेगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स each having 15 factors including one and that number, एक वन फैक्टर है और एक नंबर खुद फैक्टर है, ठीक है। सो 15 फैक्टर है, इसका ये मतलब हुआ कि दो फैक्टर तो यही हो गए, ठीक है, और बाकी के 13 फैक्टर और होंगे, मुद्दे की बात। चलो, क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स। चलो एक काम करते हैं, सारे फैक्टर्स का सम हो गया एक तरीके से, है ना, नंबर भी इंक्लूड हो गया और वन भी इंक्लूड हो गया, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है ये। तो जितने फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे 15 फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है ये, ऑल फैक्टर्स। देखेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये है सम ऑफ फर्स्ट, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स बेसिकली। तो जो ये 15 फैक्टर्स हैं, 15 फैक्टर्स, ये किसी नंबर की पॉसिबिलिटी है। 15 फैक्टर कहाँ कहाँ हो सकता है, 15 × 1 अगर मैं करूँ, तो नंबर की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, नंबर की पॉसिबिलिटी आ सकती है प्राइम पावर 14, ठीक है। दूसरा, अगर मैं लिखूं इसको 5 × 3, तो नंबर की पॉसिबिलिटी हो सकती है P1 पावर 4 और P2 पावर 2, ठीक है। ये अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट टू नंबर्स का क्या क्या यहाँ पे मतलब है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट टू का मतलब यहाँ पर है लीस्ट टू नंबर्स, लीस्ट टू नंबर्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों नंबर्स की पॉसिबिलिटी में ये वाला जो पॉसिबिलिटी, ये तो ग्रेटर नंबर्स को ही प्रेफरेंस देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्राइम नंबर 2 ही रखेंगे ना, तो ये 2 पावर 14 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 पावर 14 हो जाएगा। बट अगर आप सेकेंड केस को गौर से देखें, यहाँ आपको पहले दो छोटे नंबर्स मिल सकते हैं, ये चेक करना पड़ेगा कहाँ पे मिलेंगे। अब अगर ये दो प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं ऑब्वियसली 2 और 3 से शुरू करूंगा, तो यहाँ मैं इसको 2 कर दे रहा हूँ, तो नंबर पहला हो सकता है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन रिवर्स कर दूं, 3 पावर 4 और 2 पावर 2, ठीक है। ये नंबर जरा चेक करना, ये आएगा 16 × 9 144, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा 9 × 9 81 × 4, 81 × 4 324। अच्छा, क्या यही दो सबसे छोटे नंबर्स हैं, एक बार और काम करते हैं, 2 के साथ अगला कॉम्बिनेशन 5 हो सकता है,
ठीक है। तो अगर मैं 2 पावर 4 और 5 पावर 2 लिखता तो ये होता आपका 16 × 25, 16 × 25, ठीक है। ये आता तुम्हारा 400, कंफर्म, ये आता 400। यस, 100/4 है ना, यस। अब देखो 324 इससे तो छोटा ही है, इसका मतलब ये फर्स्ट टू नंबर्स में नहीं आएगा, तो फर्स्ट टू नंबर्स यही दोनों, इन्हीं का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो सम लिख दो यहीं पे, 144 प्लस 324, आंसर इज 468। ये आपके सवाल का आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्वाड्रेटिक पे है। ये अच्छा सवाल, ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन में फंस गए तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके दो रियल रूट्स हैं, मैं मान लेता हूँ रियल रूट्स हैं इसके अल्फा बीटा, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/1, और अल्फा बीटा होगा c/1। एक बात। दूसरी बात, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स इज 1/3, डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज 1/3, ये आपको दे रखा है, ठीक है। सो एंड एक और कंडीशन है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, ये देखना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये दे रखा है 5/9। आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, आपको पता है कि बी इज, अगर बी निकालें आप, दिस इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और सी इज प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इन दोनों केसेस की हेल्प से कुछ कैलकुलेशन करूं जिससे मुझे अल्फा बीटा मिल जाए तो सी आ जाएगा, और कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाए जिससे अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो पी भी आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये आ जाएगा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² माइनस 2/अल्फा × बीटा इज इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/9 स्क्वायर होगा ना, यस। नाउ ये वाली वैल्यू हमें पता है, ठीक है। दिस इज 5/9 माइनस 2/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 था और ये कंडीशन नंबर 2, मैंने फर्स्ट का स्क्वायर करा और कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। सो यहाँ से आपको मिलेगा 2/अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4/9, और हम लिख सकते हैं 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 9/2। अब आते हैं इस पे, ये कैसे आ सकता है अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा आएगा तभी आप ये बता पाएंगे, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा के लिए काम करते हैं, अगर मैं, हाँ, इसको जरा सिंप्लीफाई करना, अगर मैं इसको लिखूं अल्फा² प्लस बीटा² डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9। नाउ अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाए तो इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैं इसको लिखूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9। तो यहाँ से कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा तो दिखा मुझे, ठीक है। सो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, ये आ जाएगी 9/2, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ रखोगे 9/2 तो 81/4 आएगा, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 9, और इधर आएगा 81/4, 4 ऊपर चला जाए, ठीक है, इज इक्वल टू 5/9।
9 से ये कैंसिल हुआ, ये सामने लेकर जाए तो ये आ जाएगा 45, 45/4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू आ जाएगी 45/4, और 9 अगर इसमें ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 45/4 प्लस 9। 9 ऐड करने का मतलब है कि 45 प्लस 36, ये आ जाएगा 81 आई गेस। हाँ 81, दिस इज 81/4। So alpha plus beta would be 9/2. Alpha plus beta would be 9/2, ठीक है। अच्छा 9/2 में भी एक चीज है, ये प्लस माइनस 9/2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पॉजिटिव तो लिखा नहीं मेरे हिसाब से। सिर्फ रूट लिखा है, ओके। सो प्लस माइनस 9/2। तो अब आप बताइए बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो बी आ सकता है माइनस प्लस 9/2, ठीक। आपसे बोल रहे हैं लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी की सबसे बड़ी वैल्यू, सिंस सी इज पॉजिटिव, सी मतलब अल्फा बीटा, सिंस सी इज पॉजिटिव 9/2, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं पॉजिटिव नहीं रखूं तो यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, दैट इज 9। दिस इज योर आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखिए मर्चेंट चीटिंग वाला ये सवाल है। A merchant purchases a cloth at the rate of 100 rupee per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for 100 centimeter cloth of purchase by him, ठीक है। 1 मीटर पे 5 मीटर फ्री भी मिल जाए, ओके। आगे बढ़ते हैं। He sells the same cloth at the rate of 110 rupees per meter, but cheats his customer by giving 95 centimeter of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customer, ठीक है। If the merchant provides 5% discount, the resulting profit earned by him, ठीक है। देखो मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से। तो 100 रुपीज में उसने खरीदा, तो वो 1 मीटर का पैसा है, पर उसको मिला कितना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पैसा उतना उसने दिया 100 मीटर का, पर उसको मिला है 105 मीटर, सॉरी 105 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का पैसा दिया पर उसको मिला 105 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से उसका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कभी भी होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 बना हुआ है, तो ऑन परचेज पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 105 और 100 का, इनटू आगे जब बेचने गया तो उसने जब जब बेचा है तो 110 रुपए के हिसाब से बेचा है। इसका क्या मतलब है कि 100 रुपए की चीज वो 110 रुपए में बेचने के लिए जा रहा है, इसका मतलब 10% प्रॉफिट कमाएगा। 10% प्रॉफिट कमाएगा, 10% प्रॉफिट का मतलब 11/10 बनेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आगे अब उसने कस्टमर को चीट किया, कैसे चीट किया, 100 सेंटीमीटर की जगह 95 सेंटीमीटर दिया। इससे शॉपकीपर का फायदा हुआ, तो अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो 100/95 बनेगा, अगेन ग्रेटर देन 1। एंड लास्ट में उसने 5% डिस्काउंट दिया है, ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर मात्र ऐसा होगा जो लेस देन 1 होगा। सो 5% डिस्काउंट का मतलब 1/20 का डिस्काउंट 19/20। दिस इज ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ प्रॉफिट। नाउ सॉल्व दिस वन। 100 से 100 गया, और 19 इंटू 5 95, और इसके अलावा ये कैंसिल कर दो, 21 और कुछ, ठीक है इतना ही बचा। तो ये कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 21, वन टाइम अगेन 21, और तो 23, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3 ऐसा डिवाइडेड बाय 200। सो 200 से 30, टू टू 31, तो इसका मतलब 31 का प्रॉफिट है ओवर 200 इंटू 100, परसेंट में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया। सो आंसर वुड बी 15.5%, ये आपका आंसर होगा। इसको मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से किया, ठीक है। Now move on to next question. This is also a very good question. Rahul, Rakshita, Gurmeet working together would have taken more than 7 days. So Rahul, Rakshita and Gurmeet
अगर ये कोई काम करें तो इनको 7 दिन से ज्यादा लगेगा. ऑन द अदर हैंड राहुल एंड गुरमीत वर्किंग टुगेदर वुड हैव टेकन लेस देन 15 days. 15 दिन से कम लगेगा. However, they all worked together for 6 days, followed by Rakshita. शुरुआत इन्हीं तीन लोगों ने करी एक साथ और 6 दिन काम किया. फिर रक्षिता who worked alone for 3 more days to finish the job. तो जॉब इस तरह से फिनिश हो रही है. साथ में ये पहले काम करते हैं तीनों, राहुल, रक्षिता और गुरमीत. फिर उसके बाद लास्ट के, ये शुरुआत के 6 दिन और लास्ट के 3 दिन अकेले रक्षिता काम करती है और काम खत्म होता है. इस तरीके से काम खत्म होता है. अब पूछा क्या है, आपसे पूछा इफ रक्षिता हैड वर्कड अलोन ऑन द जॉब देन द नंबर ऑफ डेज शी वुड हैव टेकन टू फिनिश द जॉब कैन नॉट बी. ओके, दिए गए ऑप्शंस में क्या नहीं हो सकता ये आपसे पूछा गया. ओके, देखो टाइम तो किसी के लिए दिया नहीं है. ओके, सो अगर मैं इस सवाल को स्टार्ट करूं टाइम एज्यूम करके, दो तरीका है, या तो मैं रेट एज्यूम करूं या टाइम एज्यूम करूं. इक्वेशन या टाइम में बना हुआ है, सो मैं टाइम एज्यूम कर लेता हूँ. तो अगर मैं टाइम लेता हूँ रक्षिता के लिए, सॉरी राहुल के लिए, रक्षिता के लिए और गुरमीत के लिए, टाइम ले लो आप एक्स वाई जेड. ठीक है, तो रेट हो जाएगा 1/x 1/y 1/z. 1/x 1/y 1/z. अब मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं और इनको जो टाइम लगेगा वो ग्रेटर देन 7 है, पहली चीज तो रेट जो होगा वो कंबाइंड रेट 1/7, अगर मैं इसके प्रोपोर्शन नहीं लिखूं, राइट. अब बात ये आती है कि अगर टाइम ग्रेटर देन 7 है तो रेट 1/7 से कम होगा, है ना. अगर आप ये सोचें कि कम से कम समय कितना लग सकता है, 7 दिन, तो 7 दिन में जो रेट होगा वो मैक्सिमम रेट होगा 1/7 का. तो अब इनइक्वालिटी अब बनाओ रेट पे, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज लेस देन 1/7 आएगा. इसी तरीके से राहुल और गुरमीत का देखिए आप, राहुल और गुरमीत, ठीक है, इनका मैक्सिमम टाइम, इनका टाइम लिखा लिखा था ना यहाँ पे, टुगेदर टेकिन 15 दिन से कम. ठीक है, मतलब इनका मैक्सिमम जो समय होगा वो 15 के आसपास होगा. ठीक है, तो जो रेट होगा 1/15 होगा. अच्छा, जब आप टाइम मैक्सिमम 15 दिन ले सकते हो तो रेट उस समय सबसे कम होगा. इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रेट है इज ग्रेटर देन 1/15 होगा. डन. अब इसको अगर मैं इक्वलाइज करूं, इन दोनों को एक साथ मर्ज करके, तो मैं किसी तरह से 1/y निकाल सकता हूँ, राइट. एक इनइक्वालिटी उसमें बन जाएगी, अपना काम हो जाएगा. ओके, सो अगर मैं ये बोलूं कि फॉर दिस 1/x प्लस 1/y इज लीस्ट वैल्यू, इसकी लीस्ट वैल्यू इज 1/15, राइट. इससे बड़ा ही होगा. 1/15 अगर लीस्ट है, 1/15 अगर लीस्ट है मतलब इन दोनों की सम से 1/15 लीस्ट आ रहा है. ठीक है, अगर आप इसको माइनस करें, मैं यहाँ से 1/15 ले ले रहा हूँ, इन दोनों का लीस्ट 1/15, एग्जैक्ट ये 1/15 नहीं, ये याद रखना. ठीक है, प्लस 1/y और यहाँ पे 1/7. अगर 1/15 सामने ले जाके आप माइनस करें, एक मिनट, 1/15 माइनस करेंगे 105, 15. एक कंडीशन इसमें रह गया, एक मिनट. ओके, तो हम लोग ने दो कंडीशन बना ली रेट्स के बारे में. अब यूज करते हैं दिस कंडीशन. इसमें लिखा था कि तीनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, तीनों मिलकर कितना प्रोड्यूस करेंगे, दिस मच. ठीक, प्लस लास्ट में रक्षिता अकेले 3 दिन और काम करती है, तो 3/y इज इक्वल्स टू होना चाहिए 1, राइट. इज इक्वल्स टू होना चाहिए 1, क्योंकि टोटल वर्क खत्म हो रहा है. नाउ अब ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ इसको बहुत केयरफुली देखना. इन तीनों का कंबाइंड रेट 1/7 से कम होगा. इट मीन्स कि मैक्सिमम जो रेट है वो 1/7 है.
मैक्सिमम रेट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैक्सिमम रेट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको माइनस करता हूँ, तो ये वाला मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/y और 1 - 6/7, ये आ जाएगा 1/7। ठीक बात। अगर सोचो यहाँ इक्वल ही रहने देता हूँ, तो चलो मैं इक्वल लेके चलता हूँ, मैं 1/7 मैक्सिमम रेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये मैक्सिमम रेट है तो इसका ये मिनिमम रेट हो गया, तो यहाँ से मिनिमम रेट आ जाएगा 1/y। ये मैं मिनिमम लिख रहा हूँ 1/21। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1/y मतलब रेट इज मिनिमम, तो उस केस में जो टाइम होगा वो मैक्सिमम होगा। तो रक्षिता के लिए जो टाइम है y आपने लिया था, ये मैक्सिमम हो जाएगा, इज 21। इट मीन्स, ये तो मैंने इक्वल पे लगा दिया, इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ y इज लेस देन 21। अब आप इक्वल की जगह यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा दीजिए, काम फिनिश। ठीक है, तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। देखना, मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू ले रहा था। ठीक है, तो जो ये वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन दिस, सो अगेन ग्रेटर देन दिस, ये तो सेम वैल्यू है, which implies 3/y is greater than 1/7, which implies 1/y is greater than 1/21, which implies y maximum या y is less than 21, so y की maximum value 21 हो सकती है। इससे ऊपर आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 21 भी नहीं हो सकता है बेसिकली। ठीक है, 21 से आसपास होगा, तो y is less than 21, मतलब टाइम फॉर रक्षिता इज लेस देन 21। अब ऑप्शन पे आओ, सारे 21 से कम है, सिर्फ एक 21 है, मतलब यही आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करें तो और जल्दी हो सकता है। देखिए, लिखा है कि 2020 में पॉपुलेशन 1 लाख है, पॉपुलेशन 1 लाख, फिर पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ y% फ्रॉम 2020 टू 21, एंड देन इंक्रीज हुआ x%। ठीक है, 2022 तक अगर आप जाएंगे, x एंड y दो नेचुरल नंबर है, द पॉपुलेशन ऑफ 2022 वाज ग्रेटर देन 2020। अब 22 की पॉपुलेशन अगर 20 से ज्यादा है, तो इससे एक बात समझनी चाहिए आपको। अच्छा, एक लाइन और पढ़ लेते हैं, लिखा है कि x और y का डिफरेंस 10 है, समझना। x और y का डिफरेंस अगर 10 है, तो या तो x बड़ा होगा तो ये लिखोगे, या तो y बड़ा होगा तो ये लिखोगे। अब कौन बड़ा होगा देखते हैं, समझना, थोड़ा लॉजिक है इसमें। अगर 22 की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 लाख, सोचो कि अगर ये 10% कम होता, 10% ही बढ़ता, तो 1 लाख से कम हो जाती पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर ये 10% घटा रहे हो तो इससे ज्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी ओवरऑल कुछ ना कुछ यहाँ बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, तभी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन आएगी। तो मतलब केस नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 10 होनी चाहिए। एक बार, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 10 होनी चाहिए, विच मीन्स एक्स जो होगा वो वाई से 10 ज्यादा होगा। ठीक है, आते हैं और क्या पूछा है। देन द लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2021, तो लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन 21 में क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, करने के लिए आप पूरी इक्वेशन बनाइए, मैं इसमें ऑप्शंस है तो ऑप्शंस क्यों ना यूज करूं, है ना। सबसे छोटा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 72,000। 72,000 अगर आप यहाँ लिखते तो यहाँ डिक्रीज देखना कितना आता, या था आपका डायरेक्टली 28% का डिक्रीज। अगर ये 28 होता तो ये 38 होता, है ना। बस आपको ये चेक करने का है कि यहाँ जो ओवरऑल चेंज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ओवरऑल चेंज पॉजिटिव है तो ये 1 लाख से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, चेक करना। यहाँ पे मैं a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो -28 प्लस 38 प्लस -28 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 100, सो ये आएगा प्लस का 10 और माइनस में देखना है 40 इंटू 30, मतलब ये 1200 के आसपास आने वाला है, मतलब 1100 समथिंग आएगा। तो माइनस और अपॉन में 100 है, तो माइनस का 11 समथिंग समथिंग, तो ये माइनस में चला जाएगा, दिस इज लेस देन 0। तो ओवरऑल चेंज पॉजिटिव नहीं आएगा फर्स्ट केस से, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं सेकंड ऑप्शन यूज करता हूँ, 1 लाख, 1 लाख, और इस केस में होता 7300, सॉरी 73,000, तो ये 27% गिरता।
तो इस केस में x होता है आपका उससे 10 ज्यादा 37, ठीक है। या तो आप सॉल्व करिए या फिर ओवरऑल जैसा कि मैं बोल रहा हूँ चेंज पॉजिटिव आ जाना चाहिए। तो -27 प्लस 37 प्लस -27 ये आएगा -10। ये चेक करना, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, एग्जाम में मिलेगा आपको। वेट अ मिनट, नहीं तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस लेनी पड़ेगी। दिस इज 27 इंटू 37 अपॉन 100 करोगे, दिस इज 9.99। हाँ दिस इज स्लाइटली, अब देखो दिस इज स्लाइटली लेस देन, दिस इज स्लाइटली लेस देन 0, है ना। अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल है, और मुझे 1 लाख से ऊपर निकालनी है पॉपुलेशन। ठीक बात है। ये आएगा आपका 27, ये हो जाएगा 37। तो आपने इसका प्रोडक्ट करा, वेट अ मिनट, ये +10 बेटा, +10, +10 है तो ये -10 है। ओके, दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इट मींस ये सबसे लीस्ट पॉपुलेशन पे, ये सबसे लीस्ट पॉपुलेशन पे सेटिस्फाई करेगा जब 2022 में पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, कितना ऊपर निकलेगी वो हमारा कंसर्न नहीं, दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Anil mixes cocoa with sugar in the ratio 3:2 to prepare mixture A. तो मिक्सचर ए में कोकोआ और शुगर है 3:2 की रेशियो में, एंड कॉफी विद शुगर इन द रेशियो 7:3, इससे एक मिक्सचर बनता है बी। ठीक है, देखो दो चीजें हमको नजर आई, कोकोआ और शुगर को मिलाते हैं 3:2 में तो बनता है ए। ठीक, और अगर मैं मिलाता हूँ बी बनाने के लिए कॉफी विद शुगर इन द रेशियो 7:3 तो बनता है मिक्सचर बी। He combines mixture A and B in the ratio 2:3। अगर इन दोनों मिक्सचर्स को 2:3 की रेशियो में मिलाना है तो अब देखना, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे कॉमन कंपोनेंट क्या है जिससे ये 2:3 के रेशियो में मर्ज होता है। तो आप देखेंगे कॉमन कंपोनेंट यहाँ पे शुगर है, तो शुगर को पहले इक्वेट कर दो, मैं रेशियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1:1 हो जाएगा, 6:6। अब आपको मिलाना है 2:3 के रेशियो में, तो आप इसका और 2 × 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आगे बढ़ के आप देखिएगा एक स्टेप, जो आपको कोकोआ मिलेगा और शुगर मिलेगा इंटू 6 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18 और 12। और इस केस में कॉफी एंड शुगर हो जाएगा, इसमें 6 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 42 और 18। ठीक है, आप चेक करो 2:3 के रेशियो में मिलाया है हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे ही इसको मिला रहे हो मतलब ऐड कर रहे हो, तो कोकोआ, कॉफी और शुगर, शुगर शुगर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, कॉफी रहेगा 42 और कोकोआ कोकोआ रहेगा 18। सवाल क्या है, आगे बढ़ते हैं। इफ ही मिक्सेस सी, अच्छा ये तो बन गया तुम्हारा सी। ठीक है, इसको मिलाया तो ये सी बना है। ठीक, अब इसको सी सी कहाँ मिलाना है, इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू ड्रिंक, टू मेक अ ड्रिंक। तो आपको परसेंटेज ऑफ शुगर उस ड्रिंक में बताना है। ठीक है, इक्वल अमाउंट का मतलब क्या है कि मिल्क आप मिलाओगे, ये टोटल अभी कितना है, ये है तुम्हारा 42 और 18, 60, 60 और 30, 90। तो मिल्क भी 90 में जाना, ये मतलब वो 90 90 180 का टोटल ड्रिंक बना, जिसमें आपसे पूछा है शुगर, शुगर 30 होगा, शुगर 30 होगा तो 1/6। ठीक है, 1/6 का मतलब लगभग लगभग 16% शुगर इसमें होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, अप्रोक्सीमेटली 16.66। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, लेट मी चेक वंस। 3:2 था, ये 7:3 है। शुगर को मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया है तो 32.66, और मिलाया था ए और बी को सी बनाने के लिए 2:3 में, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये आ गया आपका 18 और 12, इधर आएगा 18। ठीक है, और इधर आएगा 6 × 7 42। ठीक है, तो कोको 18 हो गया, कॉफी 42 हो गया, शुगर 30 हो गया, शुगर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और मिला रहे हैं आप सी बन रही है,
ये टोटल बनेगा तुम्हारा 40, 50, 60, 90। उतना ही मिल्क मिलाना, मतलब 90 मिल्क मिलाना है, तो टोटल 90, 90, 180 शुगर उसमें से 16.66। तो आपसे पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस मिक्सचर विल बी। ठीक है, अब 16, 17 में अगर ये अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 17% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 से तो ऊपर ही। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There are three persons A, B, and C in a room. If a person D joins the room, एक पर्सन है डी जो रूम को ज्वाइन करता है, द एवरेज वेट, ये आसान है सवाल, देखो ए बी सी तीन लोग हैं। ठीक है, एबीसी तीन लोग हैं, तो डी जैसे ही ज्वाइन करेगा, अब एबीसी का वेट क्या है एवरेज में, कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। चलो पहले इसका एवरेज अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका एवरेज सपोज है वाई, तो इसका टोटल हो जाएगा 3y। ठीक है, इसको डी ज्वाइन करता है, इस ग्रुप में डी आता है। ठीक, तो क्या होगा, द एवरेज वेट ऑफ पर्सन इन द रूम रिड्यूसेस बाय एक्स। तो मतलब पहले जो आपने एवरेज वाई लिया था, जब टीम बन जाएगी ए बी सी डी की, उसका एवरेज वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये टोटल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ डी इफ ई ज्वाइंस, अगर एबीसी में डी की जगह ई ज्वाइन करे तो टीम बनेगी ए बी ई की, ए बी सी ई की। एवरेज इसका वाई है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या होगा, तो ई के ज्वाइन करने से एवरेज 2x बढ़ जाएगा, मतलब इसका एवरेज हो जाएगा वाई प्लस 2x। तो अब देखना, इसका टोटल 3y और यहाँ टोटल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 2x। नेक्स्ट, आगे लिखा है कि E is 12 किलोग्राम मोर देन D, द वैल्यू ऑफ X क्या होगा ये आपको बताना है। E की वैल्यू D से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लस D करता हूँ तो एक इक्वेशन, यहाँ लिख सकता हूँ D प्लस 12, ऐड करता हूँ एक और इक्वेशन, तो दो इक्वेशन बन गए हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस करूँ तो आप देखना, ये वाला पोर्शन आपस में कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसकी जगह आप ये डायरेक्टली प्लेस कर दें, ये भी ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस 12 is equals to 4 times of y plus 2x. So 4y cancel, minus the 4x plus 12 is equals to 8x, और 12x is equals to 12 और x equal to 1। सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका आंसर।